टाइम पढ़ रहे हो ना आप लोग? यस मैम। तो यस मैम। ठीक है, सही लग रहा है फिजिक्स? यस मैम। चल बहुत बढ़िया, अब अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। लास्ट ईयर तुम्हें फिजिक्स का इशू रहता था, है ना, मैम फिजिक्स नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, बट अब अच्छे से करो, खुशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो तुमने देख ही लिया होगा क्लास लेके, ठीक है। चलो, हाँ मैम। और प्लीज जल्दी आया करो। क्या लोगे जल्दी आने का है? गंदी बात ना, लेट आते हो तुम। अच्छा, तो कल हमने क्या कवर कर लिया था? कल हमने मोल कंसेप्ट कवर कर लिया था, ठीक है जी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे क्या? यस मैम। यस मैम। ये लो, ये कर लो, फिर अपा आगे का जो आज का टॉपिक है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना, ये आज का जो एवोगैड्रो लॉ कराऊंगी उसके बेसिस पे है। पहले ये वाला कर लो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, और सारे नीट के हैं सारे। अगर आपने कल नीट PYQs किए होंगे तो ये वाले पक्का किए होंगे, वहीं से मैंने लिए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहले ये वाला करना है ना, Which one of the following has maximum number of atom? आपको ये देखना है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे बच्चों। मैम डी में। बेटा मैंने नहीं पूछा आंसर, हैंड रेस करो बस, जल्दी आया करो। 5-5 मिनट लेट आते हो, क्यों 5 मिनट लेट हो भाई तुम लोग? 11 से 11:05 में ही 30 बच्चे ज्वाइन कर गए 5 मिनट में। कल से तुम लोग नहीं आए ना जल्दी, कल तो मेरी क्लास नहीं है, परसों से नहीं आए ना, क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ, है ना। नहीं बच्चे, सोल ही सोया बेटा, पोल लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। मैंने अगर पोल लॉन्च कर दिया ना तो फिर वो टाइम बहुत खा जाएगा, इसलिए मैं जनरली नहीं पोल लॉन्च करती हूँ। जब मेरे को ज्यादा क्वेश्चन, अगर मेरे को 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी होती मैं कर देती, है ना। जब ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं तो पोल क्रिएट करूँ, और वैसे मैंने सच बताऊं किए भी नहीं हुए हैं, तो मुझे पहले वो करने पड़ेंगे, उसमें भी टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सबका डी आ रहा है? जल्दी से बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैसे किया होगा तुम लोगों ने? अगर मैं, सिंपल सी बात है, वैसे ये ऐसे भी हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर में आपसे पूछा है कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हमें पता है 108 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे सिल्वर के, तो 1 Yes, ग्राम ma'am. में कितने होंगे? Na/108। ऐसे ही हाँ, Mg ma'am. में कितने होंगे? Na/12 होंगे। O2 में कितने होंगे? Na/ ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं, 32 है 32। 2 Na/32। Na/32 कौन बोला? भूल गए कि अगर 32 ग्राम में ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होंगे हाँ, ना, मैम। तो उसमें कितने होंगे? तो ये बातें मत भूला करो, तुम लोग फंसोगे नहीं तो पेपर में। तो Na/16। और लिथियम में कितना होगा? Na/7। देखो आपको सिल्वर, मैग्नीशियम और लिथियम तो एटम दिया होता है, बट O2 आपकी डायटोमिक फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे देख लो, डिनोमिनेटर सबसे कम इसका है, तो इसमें ही सबसे ज्यादा क्या हाँ, होंगे? मैम। एटम्स होंगे। कर लोगे? चलो ये वाला हाँ, देखो एक बार, ये वाला मेरी तरफ से ना इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, मुझे लग रहा है अगले साल भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आपको ये देखना है कि किस केस में सबसे ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। करो उसको आराम। अच्छा ये नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं। रुचि कह रही है बी, बाकी नहीं हुआ ये। देखो इसको मैं इरेज कर दूं, नीचे वाला जो है ना, जो ये अभी मैंने करवाया है, इसको अपन इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए होगा ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। ए या बी बेटा, श्योर होना चाहिए सिस्टम, है ना। चलो मैम अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, करो करो। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 18 ml ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
अगर ओके मैम। तुमने ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाया और इसमें एसटीपी कंडीशन लगाई तो फंस जाओगे पूरी तरह। ठीक है, चलो करो करो करो, 1 मिनट ले लो फिर मैं कराती हूँ। सन्नी ए बोल रहे हैं, देखते हैं बेटा एक बार। अच्छा मैक्सिमम पूछा है ना, बी होगा। यस मैम वही होगा। यस मैम। चलो देखो इधर कैसे करना है, इधर आओ इधर आओ। देखो ये वाले ना बहुत सिंपल है निकालना, पहले इसको फटाफट देख लेते हैं, फिर ए को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगी। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इसमें आप निकाल ही सकते हो। 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और 0.18 में कितने होंगे बच्चों, 18 इंटू 0.18, हाँ या ना, यानी कि 0.01 एन होंगे। चलो जी ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.01 एन होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट सी वाला, सी वाले में कैसे किया, कौन बताएगा? इशिका तुम बताओगी क्या, सी वाला कैसे किया? हाँ मैम। हाँ सी वाला मैम इसमें एसटीपी वाला वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा हाँ के। वेरी गुड। ठीक है, आपने लिखा होगा कि 22.4 लीटर, क्योंकि देखो बच्चे वाटर वेपर की बात हो रही है और एसटीपी पे हो रही है, समझ पा रहे हो इधर मैं क्या बोल रही हूँ, एसटीपी पे बात हो रही है, तो 22.4 लीटर कितना होगा बताओ, कितना ऑक्यूपाई करेगा? यानी कि 18 ग्राम होगा, वाटर वेपर में भी क्या होगा, वाटर का ही मास लोगे तो 18 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, 22.4 लीटर। आपसे पूछा है 0.0224 लीटर, इसमें कितना करेगा, 18/22.4 इंटू 0.00224 हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं घबराना। एंड व्हाट अबाउट दिस 10⁻1 मोल ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 10⁻³ में कितने होंगे, 0.001 Na। कितना निकल गया सभी का, चलो यहाँ पे लिख लो, इसका 0.01 Na आ रहा है, और इसका कितना आंसर आ रहा है निकालना है एक बार। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है ये, 18 इंटू 10⁻⁻⁴ मैम 10⁻⁴ ठीक है, ठीक है 1 -5, ठीक है, ये तो बहुत ही कम आ रहा है भाई। चलो इसको देखते हैं ए वालों को। देखो बच्चे, अगर आपने यहाँ पे अपना दिमाग ये दौड़ाया कि मैम 22.4 लीटर में इतना होता है 18 ग्राम, तो 18 ml में कितना होगा, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये आपने बिल्कुल गलत किया बच्चों। यहाँ पे कहीं बात ही नहीं हो रखी है कि ये गैसियस फॉर्म में है, मैम समझ? डेंसिटी वाला फॉर्मूला है। हाँ यहाँ पे डेंसिटी का रोल आएगा। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, ध्यान दे लो इधर, यहाँ पे नहीं मेंशन है कि एसटीपी, नहीं मेंशन है, तो नहीं मेंशन है तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर वाला नहीं। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है बच्चों, वाटर की वाटर की 1 ग्राम पर ml। मास अपॉन वॉल्यूम। मैम फिर तो Density। ये हो जाएगा, फिर तो ऐसे। हाँ, तो डेंसिटी क्या होगा, इधर इधर देखो ना एक बार, डेंसिटी क्या होती है वाटर की, वो मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ है इसका। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml होता है, और क्या होती है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम होता है। यस मैम। ठीक है, तो इसका मास कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, 18 ग्राम। 18 ग्राम, शाबाश। और 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 1 मोल। तो इसका आंसर फिर ए रहेगा ना कि बी रहेगा। यस मैम। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी नीट में आया हुआ है ये, आप लोगों को घबराना नहीं है इसमें। ठीक है जी, हो जाएगा। हाँ, 18 ml। हाँ हाँ हाँ, मैम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में? बेटा कौन से वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला करोगी, नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू n इनटू एवोगैड्रो नंबर वाला। एवोगैड्रो नंबर, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे? मैम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, अरे यही तो फॉर्मूला लिखवाया था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं,
मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुमसे, नहीं है ना? नहीं है ना? अरे बोलो भाई, कौन सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के हो बैठ के हो तुम लोग? मैम ये ए ऑप्शन दोबारा रिपीट करना। देखो, सी ऑप्शन करूं रिपीट? पहले ये बताओ, ए वाला समझ में आ गया कैसे आया ये? ठीक है, 18 ml किसके बराबर होगा? 18 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी, यस मैम। ठीक हाँ है, मैम। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अब सी वाला मैंने क्या किया था बच्चों, ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इधर देखो, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन था, है ना? एसटीपी की कंडीशन, एसटीपी पे बात की हुई है। तो एसटीपी पे हम क्या बोलते हैं बच्चे कि 1 मोल ऑफ एन एनी गैस, समझ लो एक बार, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना ऑक्यूपाई करती है बच्चों? कितना लीटर? 22.4 लीटर, है ना? ओके, अब यहाँ पे वाटर वेपर की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 22.4 लीटर जो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा? 18 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि वाटर का मोलिकुलर मास, मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम होता है। ठीक है जी, हाँ मैम। अच्छा, तो इतने में इतना है, तो 0.00224 में कितना होगा? निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे? हाँ मैम। यस मैम। बस ऐसे करना है ये। ठीक है, आपको मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, मैं एक बार ओरली बोल रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये वाला अगर आप ऐसे निकाल के करते हो फॉर्मूले, तो मेक श्योर कि आपके पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ गए? जैसे उसमें देखो, उसमें अगर आप ऊपर वाले में 18 ml ऑफ वाटर वाला निकाल रहे हो, तो भैया इसमें आपको डेंसिटी का तो पता होना चाहिए, वॉल्यूम वाला तो निकाल ही नहीं सकते हो। एक मेरी साइड से थोड़ा शोर आ रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस हाँ मैम। मैम, क्लियर है। हाँ, ठीक है, तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे कि मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे एसटीपी की बात बच्चों नहीं कर रखी है। ठीक है, समझ गए सारे? ओके, यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ, अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हो तो कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा अगर आप इसका निकालते हो तो। ठीक है, फिर आप ये लगा दो, 1 मोल है मैम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं निकालने हैं, और एवोगैड्रो कितने होते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हो। मैं जनरली जो क्वेश्चंस को सोल्व करती हूँ, वो मेरा जो यूनिटरी मेथड रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हैबिट है कि वो मैजिकल फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आप फिर सारे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करो, क्योंकि अगर एक आप यूनिटरी मेथड से करो, है तो सारी वही चीजें, बट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे हो जाता है करने का। तो अगर आप सारे वैसे ही मैजिकल फॉर्मूला लगा के करते हो, तो फिर सारे वैसे ही करो क्वेश्चन, क्योंकि वो तभी आप हैबिचुअल बनोगे। बट अगर कोई एक मेरे वाले तरीके से कर रहा है, एक अपने वाले तरीके से कर रहा है, फिर तो ऐसा दिमाग का भेजा फ्राई हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे क्या करना है। तो अपना एक तरीका पकड़ो कि आपको किसमें जल्दी आपकी किसमें कमांड है। समझ में आ गई सबको? ओके मैम, मुझे तो यूनिटरी मेथड ही बेस्ट लगा। हाँ, यूनिटरी मेथड ही बेस्ट होता है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत करने पड़ते हैं, तो उसमें हम फटाफट लगाएंगे। उसमें मैजिकल फॉर्मूला नहीं लगा लगा के खोल खोल के देख सकते कि हमें क्या दे रखे क्या नहीं, फटाफट लगाएंगे। पर तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से अच्छे जितना कर सकते हो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला कर लिया, ये वाला? यस मैम, जब आप तीसरा करा रहे हैं। ओके, जोया ने कर लिया। देखो कैसे करोगे, इशिका तुम पूछ रही थी ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ बेटा। सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, 2 कंपाउंड बन रहा है, एक XY2 बन रहा है और X3Y2 बन रहा है। ठीक है, तुम्हें दे रखा है 0.1 मोल ऑफ XY2 का जो वे किया है 10 ग्राम आया है, और 0.05 मोल ऑफ इसका वे किया है तो 9 ग्राम आया है। ठीक है, आपको क्या बताना है? एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y।
ठीक है, तो कैसे करोगे? अब आपको मोल दे रखा है, मोलर मास निकल जाएगा क्या XY2 का बच्चों? 0.1 इंटू 10 करके निकल जाएगा क्या? क्या होता है गिवन मास बाय, ओ सॉरी एक मिनट, मोलर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं, क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? x plus 2y। ठीक है, हाँ वो तो करेंगे, x प्लस 2y करेंगे। पहले बताओ मास कितना दिया हुआ है आप लोगों को? मास दिया हुआ है आपको 10 और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं इतने, तो ये यहाँ पे ये आ गया 100 आ गया मोलर मास किसका? XY2 का। ठीक है, क्या मैं इसको इशिका ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 100? हाँ मैम। ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही तुम इसका निकाल लो, x3y2 का क्या निकालोगी? कितना होगा ये? 180। 9/0.05 यही होगा। कितना आएगा हाँ बता मैम। दो एक बार मेरे को। 180। 180। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। क्या तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हो? माइनस कर दो। तो हाँ एक- मैम हो जाएगा प्लस सॉल्व। 2y क्यों लिखा? हाँ जी, आपने x प्लस 2y क्यों लिखा? अच्छा किसने पूछा है? फैजल ने। बेटा देख XY2 है, इस पूरे का, इस पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास है। एक बात बताओ, जब एक सेकंड में इधर इरेज कर दूं, जब आप H2SO4 का आपको पता है मास 98 आता है, तो वो 98 क्यों आता है? क्योंकि 2 ग्राम इसका होता है, 32 इसका होता है, 64 इसका होता है, हाँ या ना? तब जाके तुम्हारा क्या आता है? 98 आता है। तो अगर XY2 का 100 है तो वो किस किस वजह से होगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 ही तो होगा। ओके मैम। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई है, इसको माइनस प्लस करके सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर बताना है इसका क्या निकाला बच्चों ने? A 40-30, तो ये आएगा, इसी का हो जाएगा। बस यही करना था। हाँ मैम अब हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये तो था पिछली क्लास वाला। अब हम आगे चलते हैं। आज हमें बेसिकली क्या करना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। ठीक है, हालांकि इससे नीट में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस साल इससे क्वेश्चन आ ना जाए, क्योंकि नीट में कुछ भी हो रहा है। 2023 का पेपर देख के अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। हाइड्रोजन से क्वेश्चन आता नहीं था और वहां से भी क्वेश्चन उठा के दे दिए। ठीक है, तो हम ये वाला पढ़ लेते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि मैम बहुत ही मुश्किल है, टॉपिक भी इजी है और लग रहा है आएगा तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चे जो सबसे पहला तुम्हारा सिंपल सा लो है वो क्या है तुम लोगों का? लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो सबको पता है, सबको पता है कि मास कंजर्व्ड रहता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लोज सिस्टम। मानते हो ना? मैटर कैन, मैटर बोल दो या यू कैन ऑल्सो से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इन अ केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन इन अ क्लोज सिस्टम। क्या एग्री करोगे इस चीज से? लेकिन आपका क्या करेंगे, हर लो का एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि रटने वाली फीलिंग ना आए, समझने वाली फीलिंग आए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर किसी ने इस चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जो आपने पढ़ा हुआ है कंटेंट मैम वही करवा रही है, तो देयर इज नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा टॉपिक, है ना? अगर लग रहा है कि कुछ और चीज है जो आपने नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की नीड नहीं है। दोबारा वही चीज देखो, इसमें क्या क्वेश्चन बड़ा है बट ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना है एक बार इसको। आपके पास एक बीकर है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों, कितना है? 1.7 ग्राम। ठीक है, और क्या है उसमें? NaCl है, कितना है बच्चों? 0.585 ग्राम। ठीक है, और वाटर है कितना? 200 ग्राम। एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, जब इनका रिएक्शन हुआ आपस में तो क्या हुआ? क्या मिला आपको? आपको मिला AgCl, कितना मिला बच्चों? 1.435 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या मिला यहाँ पे? NaNO3 मिला, कितना मिला? कितना मिला? 0.85। और वाटर कितना था? 200 ग्राम।
क्या यही सब हुआ है रिएक्शन में? पहले जो था रिएक्शन करवा के ये मिला, आप लोगों को ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो जब तक आपने रिएक्शन नहीं करवाई थी तब तक वेट कितना था बच्चों? कितना वे है? 1.70, 0.585 प्लस 200, इतना आएगा। सो गए क्या? नो मैम। No, ma'am. क्या सोच रहे हो? अभी तक क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेसिकली इसमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर रिएक्शन करवाओगे, रिएक्शन के बाद आपको ये मिला है, क्या दोनों का मास बराबर है? अगर मैं क्लोज्ड वेसल में ये हाँ, रिएक्शन मैम। करवाती हूँ Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपका प्रूव हो गया सॉरी, क्या यहाँ पे आपका प्रूव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? किसी को क्लास से जाना है तो अभी जा सकते हो, बेशक 1.5 घंटे का सफर है, उससे पहले तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर सिर्फ क्लास में मजे लेने के लिए आए हो तो आप वापस जा सकते हो, मेरी क्लास में ऐसे बच्चों के लिए जगह नहीं है। अगर सच में पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि मैम क्या करा रही है, तो यहाँ पे रुक सकते हो। ठीक है, चलो, क्या यहाँ पे प्रूव हो गया बच्चों आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? यस मैम। हाँ मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, फिर जल्दी जल्दी करके दिखाना, है ना। इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 are added to 15 gram CH3COH solution, the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of CO2 released in this reaction? जितना ये क्वेश्चन लग रहा है ना भारी भरकम, उतना है नहीं है। करो। 3.3 आ रहा है बेटा मेरे को आंसर नहीं पता, 0.3 मैं तुम लोगों के आगे निकालूंगी, है ना। मैम, वही आएगा। वही आएगा, चलो देख लो। ये Yes, क्या है? ma'am. सोडियम बाइकार्बोनेट है, याद करो। एसिड का टेस्ट हम करते हैं ना, बाइकार्बोनेट टेस्ट, याद है? एफरवेसेंस रिलीज होती है और कुछ रेजिड्यू मिलता है आपको। यस ठीक है? मैम। Yes, ma'am. और रेजिड्यू का वे कितना बोल रखे इन्होंने? 18 ग्राम। इसका हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। इसका 6.3 है और इसका 15 है, तो बस कर दो। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आ जाओगे? हाँ, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में, पहले कर लोगे। चलो, उसके बाद है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये तो मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ डेफिनेट और डेफिनेट प्रोपोर्शन? अगर मैं बोलूंगी, बताना एग्री करते हो? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अगर तुम पानी लेते हो, पानी का मोलर रेशियो कितना है बच्चे? 2:1 में है। फिर तुम Yes, किसका ma'am. पानी लो? तुम हाँ, फिल्टर ma'am. का पानी लो, तुम मटके का पानी लो, तुम टैप का लो, रिवर का लो, नाली का लो, किसी का भी लो, उसका जो मोलर रेशियो है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा 2:1। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल रहा है। लेकिन ये कौन सी बात होगी? 9वीं वाली। 9th क्लास में हम ये वाली चीज पढ़ते हैं। अब हमारा थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो लेवल बढ़ गया तो मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल कराती हूँ थोड़ा बढ़िया सा। आ जाओ इधर, देखो इधर बच्चों, मैंने लिखा भी हुआ है। अगर तुम्हें मान लो बच्चों लेड ऑक्साइड बनाना है, ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो तुम लेड और O2 से बनाओ, या तुम लेड नाइट्रेट को गर्म कर दो, तो भी तुम्हारा क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड। आपको ये रिएक्शन मिलेगी, अगर बाय चांस पेपर में आता है तो आपको ये मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी। इसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13.38%। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये किसको बेसिकली, कि ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसा कुछ रिएक्शन दे दिया जाए जहां पे आपको प्रूव करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कैसे करोगे? एक बात बताओ। अगर हमने क्या बोला कि आपने जो भी बनाया है, क्या सोर्स रहा है उसका प्रिपरेशन का, डजंट मैटर, यही बोला है ना। चाहे पानी आप सीवर का लो, चाहे आप उसका RO का लो, है ना, 2:1 ही रहेगा उसका मोलर रेशियो। तो अगर एक बात बताओ, जब मैं लेड नाइट्रेट को गर्म करके लेड ऑक्साइड बना रही हूँ तो उसका परसेंटेज इतना है, तो इसमें भी परसेंटेज इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आ गया तो ये मेरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूव कर देगा, हाँ या ना? ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो यानी कि हमारा जो मेन एजेंडा है, मेन जो हमारा एम रहेगा वो रहेगा इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वो कैसे निकालेंगे? आपको और क्या गिवन दिया था एग्जामिनर ने? 6.488 ग्राम इसका मास था,
और O2 का दिया हुआ था 1.022 ग्राम। क्या आप इससे परसेंटेज निकाल सकते हो? यस मैम, हम यहाँ पे परसेंटेज ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं। कि कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितना है 1.022, टोटल कितना है, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 7.490 मल्टीप्लाई 100, चेक करो क्या 13.38% आ रहा है, चेक करो एक बार। पेपर में परसेंटेज कैसे निकालते हो? 100 में से 90 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना परसेंटेज हाँ लाने। मैम। तो यहाँ पे भी तो Yes, मैंने ma'am. यही किया ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए। क्या यही आ रहा है? चेक करके बताइए मेरे को। 1.022 नहीं है, एक मिनट रुको, 0 अब करो 1.002 डिवाइड बाय 7.490 इंटू 100, क्या यही आ रहा है 13.38 के आसपास? इतना टाइम लग रहा है क्या? यस मैम। इतना टाइम नहीं लगाना था। इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन करोगे। देखो क्या बोला है, ये सारी रिएक्शन वगैरह दे रखी है, आपको पूछ कर रखा है शो दैट द अबव डाटा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ है, पढ़ना है एक बार, इसको एक बार खुद पढ़ो, थोड़ा सा जूम कर लो, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो इतना बड़ा दे रखा है ना, ऐसा है नहीं इतना मुश्किल, बहुत इजी है। 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वाज अलाउड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज ड्राइड and ignited when 1.35 ग्राम of copper oxide was obtained। यानी कि कॉपर से 100 बात की एक बात ये मिला है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड। किसके साथ करवाया, क्या करवाया, हमें लेना देना नहीं है। इसका 1.08 ग्राम था और इसका कितना मिला 1.35 ग्राम। पहले बताओ इतना पल्ले पड़ा, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट 1 था। जब मैंने एक्सपेरिमेंट 2 करवाया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन कभी किए ही नहीं है, सभी सारे चुप चुप बैठे हो। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड है 2.3 ग्राम है, ठीक है, उससे क्या मिला है मुझे, कॉपर मिला है 1.84 ग्राम। एक बार ये आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, यही मतलब है जो मैंने लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अगर मान लो मैं दोनों में कॉपर की परसेंटेज निकाल लूं तो काम हो जाएगा बच्चों? बोलो बोलो, हाँ या ना? यस मैम। तो कैसे निकालूंगी Yes, ma'am. परसेंटेज, कैसे निकालूंगी कॉपर की? कितना कॉपर है इसमें 1.08 और टोटल कितना है 1.35 इंटू 100, निकाल सकती हूँ बच्चों। और यहाँ पे कैसे निकालूंगी परसेंटेज ऑफ कॉपर, 1.84 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100। तुम चेक कर लो, दोनों में 80% आएगा, 80% आ रहा होगा। मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है मैम 1.35 तो कॉपर ऑक्साइड है ना, फिर सिर्फ कॉपर लेना या अच्छा टोटल लेना है मैम? ठीक है। टोटल लोगे ना, कॉपर और ऑक्साइड का लोगे ना बच्चे? हाँ मैम। हाँ, अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो कॉपर की, तो न्यूमरेटर में तो कॉपर का आएगा मास, और डिवाइड में किसका आएगा, कॉपर ऑक्साइड का आएगा ना बच्चे। हाँ मैम। ठीक है। इसको ये कैसे कर रखा है इन्होंने देखो ऐसे किया हुआ है, 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में इतना कॉपर है। फिर इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने ना एक मास फिक्स कर लिया। अगर मैं तुम्हें इसकी बात बताऊं जो यहाँ पे तुम्हें स्लाइड में दिख रहा है, इन्होंने क्या किया, मास फिक्स कर लिया। मास फिक्स बोले तो 100 ग्राम ले लो, जनरली मैं 1 ग्राम लेती हूँ, आप लोग 100 ले लो, चलो 100 ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्राम में कितना होगा ये कर लिया। ऐसे ही इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी किया कि 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर, इतना ग्राम कॉपर है तो 100 ग्राम में कितना आएगा। तुम देख रहे हो, दोनों में किसके लिए निकाल लिया, 100 ग्राम के लिए निकाल लिया, फिक्स कर लिया। तो अगर फिक्स कर लिया तो भी देखो 80 ग्राम आ रहा है, इसका परसेंटेज निकाल रहे हो तो 80% आ रहा है। बस यही किया इन्होंने और कुछ भी नहीं, हो जाएगा। अब दोनों सैंपल में सेम कंपोजिशन है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत इजी है बच्चे, घबराना नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। व्हेन one element combine with the other element to form two or more different compound, the mass of one element which combine with the constant mass of other bear a simple ratio to one another। इसके सर के ऊपर से गया ये डेफिनेशन, इसके सर के ऊपर से गया।
अरे मैम मेरे कोई बात नहीं, कर सकते हो हाथ खड़े अगर ऊपर से गया। ठीक है, चलो अब अपनी भाषा में समझते हैं ना। ये तो थी जब आप 11th के टाइम पे नंबर लेने होते थे तब रटते थे, अभी हमें रटने की जरूरत नहीं है, अभी हमें समझने है ना। चलो इधर आओ, देखो अगर मान लो मैं कार्बन और ऑक्सीजन ले लेती हूँ बच्चे, तो इससे आपको पता है CO कंबाइन करके अपा को CO भी मिल सकता है और CO2 भी मिल सकता है ना। ये एक से ज्यादा दो कंपाउंड मिल सकते हैं ना, दो डिफरेंट, अगर सी और ओ का आप बेसिकली क्या करा रहे हो, कंबाइन करवा रहे हो। ठीक है, इधर देखो बच्चे ध्यान से, एक CO है और एक CO2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हुआ है, 12 ग्राम कार्बन के साथ, और यहाँ पे O2 भी किसके साथ कंबाइन हुआ बच्चे, 12 ग्राम के साथ। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। ठीक है, तो इन दोनों का मास जो होगा, इसका क्या होगा बच्चे 16 और इसका होगा 32, तो 16:32। इसका क्या मुझे तुम सिंपलेस्ट रेशियो बता सकते हो? 1:2 प्रोपोर्शन, यही तो है। कैसे मैम? अब डेफिनेशन पढ़ना आ जाएगा। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड, बना दिए CO और CO2। तो मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द कांस्टेंट मास ऑफ अदर, किसके साथ कंबाइन किया, कार्बन के कांस्टेंट मास के साथ, और वो एलिमेंट क्या करेगा, एक सिंपल रेशियो क्या करेगा, पोजेस करेगा दूसरे के साथ। क्या अब समझ में आया तुम्हें? यस मैम। रेशियो आ गया। चलो मैम अभी भी मान लेते हैं 70% समझ में आया है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखो, ये ऊपर वाला मैंने आप लोगों को करा दिया है, नीचे वाला देखो। अब आपने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया, ध्यान से सुनना। इसके डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिए गए थे, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 दिए गए थे, हाँ या ना, मतलब दिए गए। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ था। 14 और 16 लिखा हुआ था पेपर में। आपसे बोला गया था कि प्रूफ करके दिखाओ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप किसी का भी मास फिक्स कर लो। मुझे यहाँ पे ना नाइट्रोजन के मास फिक्स दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं क्या? N2 का 28, इसमें भी 28, 28, 28, एक इसका नहीं दिख रहा, सिर्फ बीच वाले का नहीं दिख रहा। तो क्या मैं इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों? यस मैम। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। हाँ है ना, बहुत सिंपल। अब वही वाली डेफिनेशन लगा दो कि जो मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन होगा विद द फिक्स मास ऑफ अदर। अब ये तो भैया फिक्स मास है, यानी कि इनका रेशियो निकाल दो, सिंपल रेशियो वही तुम्हारा क्या होगा, 1:32, 48, 64 और 80 क्या होगा, 1:2, 3, 4, 5। क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। सिंपल था, मुश्किल था? अरे कुछ मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम पढ़ के देखो और मुझे कंफर्म करो कि हो जाएगा या मैं करवाऊं। अब आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो, मैं बता देती हूँ कैसे अप्रोच करना है। आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, और ध्यान रखना वो जो दोनों कंपाउंड है, एक टिन है और एक ऑक्सीजन है, इनसे 2 कंपाउंड बना है, कंपाउंड A, कंपाउंड B, है ना। उन्होंने बताया नहीं कौन सा बना है, सिर्फ इन्होंने ये बोल दिया कि कंपाउंड A में टिन का परसेंटेज है इतना और कंपाउंड B में इतना है, ऐसे ही ऑक्सीजन का इतना है, इतना है। इतना क्लियर हो गया? आपसे बोला है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता दो, तो अगर हम यहाँ पे वही कर दें, अगर एक का मास फिक्स कर दें तो भैया हमारा तो ये हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? किसके मास को फिक्स? अब यहाँ पे लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन्होंने परसेंटेज में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब तुम बताओ किसका मास फिक्स करना चाहते हो? ऑक्सीजन का कर देते हैं। इधर देखो, तो मैं ये बोल रही हूँ 21.23 ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगा, 78.77 के साथ। हाँ या ना, यही मतलब हुआ इसका। हाँ मैम। कंपाउंड ए में अब हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1 ग्राम फिक्स कर देते हैं। 1 ग्राम के लिए निकाल लेना कितना होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसे इसमें निकाल लेते हैं कि 11.88 ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 88.12 के साथ। तो 1 ग्राम कितना होगा, देखो हमने फिक्स कर दिया दोनों में, 88.12 डिवाइड बाय 11.88। ये देखो ये आएगा तुम्हारा, परसेंट होगा ना? हाँ जी, मैम 1% होगा ना? नहीं 100 ग्राम में निकाल लो ना, 100 में निकाल लो तो 78.77 ग्राम हो जाएगा। ओके मैम।
ठीक है जी। अब देखो दोनों का रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है, यस मैम। कंफर्म करो। अपन ने क्या किया कि एक मास को क्या कर लिया, क्योंकि हमें पता है फिक्स मास के साथ बेसिकली रिएक्ट करना कंबाइन होना चाहिए, तो हमने फिक्स नहीं था फिक्स कर दिया उसको, यहाँ पे भी 1 ग्राम कर दिया, 1 ग्राम कर दिया, हो गया। कंफर्म करो। ये तुम हाँ, पहले मैम। सीख के गए थे ना ये वाला टॉपिक। ओके, दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज है 42.9, ऑक्सीजन की निकाल लोगे 100 में से माइनस करके, और दूसरे कंपाउंड हाँ, में मैम। कार्बन के 27.3 100 में से माइनस करके कंपाउंड बी में ऑक्सीजन की निकाल लेना। और आपको ये बताना है कि शो दैट दीज डाटा आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वही सेम डिट्टो कॉपी जैसे ये मैंने करवाया, सेम डिट्टो हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। उसके बाद ये नेक्स्ट है, मुझे नहीं पता कौन सा लो है ये, मतलब कौन से नंबर वाला लो है, नाम पता है इसका, लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें भी देख के घबराना नहीं है, पहले हम इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर अपनी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। मैम ये तो बिल्कुल ही सर से ऊपर गया, उससे वाला भी खराब लग रहा है, ऐसा है क्या? बताओ। हाँ निशा। कुछ नहीं मैम, ऐसे ही। अच्छा ऐसे, चलो आ जाओ इसको समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, इधर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक सबको दिख रहा है ना ये पिक्चर, कार्बन और एक सल्फर, यस। ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन। देखो इधर देखो, जब ये अलग से बना के दिखा दो, छोड़ो, ये कार्बन और सल्फर है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CO2 बना रहा है बच्चों, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो SO2 बना रहा है, जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये CH2 बना रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कार्बन का मास 12 होगा और इसका 32 ग्राम होगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाँ मैम। सल्फर का कितना होगा, 32 होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 32 होगा। यही तो वो बोल रहा है बच्चों, यही तो वो बोल रहा है क्या, कि जब कार्बन और सल्फर दोनों सेपरेटली कंबाइन करेंगे विद फिक्स मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, क्या थर्ड एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसका मास फिक्स है, यस मैम 32 है दोनों, ठीक है। अच्छा अब इनका रेशियो मुझे बताओ कितना आया, 12:32 आया, बताइए। यस मैम। आपको मैं डेफिनेशन तक लेके जा रही हूँ, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के बताओ मुझे, 3:8, ठीक है। अच्छा अब जब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, CH2, तो यहाँ पे कार्बन 12 है और सल्फर 32, 2 कितना हो गया 64, तो ये कितना आएगा बच्चों, करना एक बार, 3:16, हाँ या ना। यस हाँ मैम। अब समझो डेफिनेशन, वो ये बोल रहे हैं जब 2 एलिमेंट यानी कि कार्बन और सल्फर सेपरेटली किसी फिक्स मास ऑफ ए थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन का मैंने 32 जो है फिक्स कर दिया, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस यानी कि 12:32 जो इनका रेशियो होगा वो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। किसके बच्चे मल्टीपल होगा, जब ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे, 12:64 में। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। देखो जब इन्होंने इसके साथ कंबाइन किया तब का निकाल लिया, जब इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो ये कितना आ रहा है, 3:8, और इसका आ रहा है 3:16, तो 8 का मल्टीपल हो गया ना 16, 8 2 16, तो या तो वो सेम होगा या मल्टीपल होगा। मैम एक काम करो, आप एक और एग्जांपल लेके समझाओ, हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो मेरे पास एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 बनाया बच्चों, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाया, ठीक है, और आपस में कंबाइन करके CO2 बनाया, हाँ या ना, ठीक है। हाँ। अच्छा अब कार्बन का 12 ग्राम होगा मास, हाइड्रोजन का 4 ग्राम होगा, इतना क्लियर है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा और यहाँ पे 2 ग्राम, बट मैम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। आपने यहाँ पे 4 ग्राम ले लिया, यहाँ पे 2 ग्राम ले लिया, तो क्या करूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
यस मैम। और इसको। अब मैम यहाँ पे भी 4 ग्राम हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 32 ग्राम और यहाँ पे हो जाएगा 4 ग्राम। देखो हाँ या ना, कर सकती हूँ? हाँ मैम। चलो Yes, ma'am. ठीक है। अब दोनों का हमारा एक जो लाइन थी डेफिनेशन की वो क्लियर होगी। अब इन दोनों का रेशियो निकाल ले बेटा। 12:32 कितना आया? 3:8। अब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। 12:2 कितना हो गया? 32। क्या दोनों का रेशियो सेम आ रहा है? हाँ मैम। तो यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मैम पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो ऐसा करके पूछेंगे, मुझे नहीं लगता है। वो पता है क्या करेंगे, तुम्हें कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे देंगे और तुमसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ मल्टीपल क्या है। देखो ध्यान रखना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या आएगा, ये थर्ड एलिमेंट वाला सीन आएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या आएगा, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में ध्यान रखना दो एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और एक दूसरे के फिक्स के साथ कंबाइन करके सिंपल रेशियो बियर करता है। दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी तुम्हें लोगों को पता है कि कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मास कंजर्व रहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो ये वाला मल्टीपल और रेसिप्रोकल, याद रहेगा तुम सबको बच्चों? हाँ मैम। चलो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, करके देखना, नहीं आएगा तो अपन कल क्लास में आते इसको डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद है, ये होमवर्क दे देती हूँ, हालांकि इसका आंसर है लेकिन पहले तुम खुद देखना फिर आप आंसर से देख लेना कि इन्होंने कैसे किया हुआ है। उसके बाद आता है बच्चे गैलू-सेक लॉ। मैम ये तो बड़ा फेमस लॉ है, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आता है। ये क्या बोलता है? ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं बोलता, ये बहुत सिंपल बात बोलता है। वो ये बोलता है कि गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो। नहीं, अब तुम्हें इजी लगेगा, बेशक एनसीईआरटी से पढ़ लेना ये वाले लॉज, है ना। चलो, गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी डन एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो बच्चे अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर, मान लो कोई आप रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे सपोज यही करवा रहे हो, H2 + Cl2 से 2HCl बना रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर आप गैलू-सेक लॉ देख रहे हो तो वो ये बोलता है कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहता है, सेम रहता है अगर आप कोई रिएक्शन कराते हो। तो इधर बच्चे देखो, अगर मैं इसका एक वॉल्यूम ले रही हूँ और इसका एक वॉल्यूम ले रही हूँ तो मुझे कितना मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर में? 2 वॉल्यूम मिलेगा, हाँ या ना, बस यही बोलता है। हाँ जैसे अगर मान लो मैं ये लिखूं N2 + 3H2 2NH3, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि मैम अगर आप एक वॉल्यूम इसका ले रहे हो और 3 वॉल्यूम इसका ले रहे हो तो यहाँ पे तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, समझे? इसको मत देख के 1 + 1 को ऐड मत कर देना, फंस जाओगे बुरी तरह। एक क्वेश्चन भी मैंने दिया है आप लोगों के लिए होमवर्क में इससे रिलेटेड, ठीक है, हालांकि उसमें थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा और ये वाला भी तुम्हें तब समझ में अच्छे से आएगा, बहुत अच्छे से, जब मैं तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगी बच्चों, है ना। बट अभी क्योंकि हमारे सामने आ गए तो ऊपर ऊपर से देख लो। तो आप ना ज्यादा ये मत सोच रहा कि मैम 1 से 1, वो तो ठीक है, ये रिएक्शन ही ऐसी थी कि 2 मोल बन रहा था, लेकिन इसमें ऐसे मत बोलना कि एक वॉल्यूम 3 के साथ रिएक्ट किया तो 4 मिला ना। हाँ, कितना मिला है? 2 मिला है, 2। ठीक है। 1 मोल ऑफ N2 + 3 मोल ऑफ H2 के साथ कंबाइन करेगा तो 4 मोल ऑफ NH3 नहीं मिलेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलेगा। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना। डिटेल में इसको हम करेंगे जब हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। अब जल्दी से ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दोबारा आ गई है, एक बार फटाफट इसको पढ़ दो और मुझे कंफर्म करो यस मैम क्लियर है, फिर आगे हम और नई नई चीजें पढ़ते हैं बच्चों। देखो एक बार कंफर्म करो। हाँ मैम हो गया। बाकी भी बताइए। ओके, थम्स अप आने चालू हो गए हैं। यस मैम, पढ़ लिया। सिंपल, ओके, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देखो अपने ना केमिस्ट्री में बच्चे केमिकल इक्वेशन की ना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स में भी आप लोगों ने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पढ़ा होगा,
तो बच्चे जब आप कोई केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन लिखते हो ना, तो उससे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे सबसे फेमस आपका हैबर प्रोसेस है, वो सबको याद रहता है, इसलिए टीचर वही वाला एग्जांपल लेता है। तो मैंने इसमें देखो अमोनिया से क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे N2+3H2 बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर ध्यान रखना आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे उस इक्वेशन से आपको क्या क्या एडवांटेज है मिलेगा, मतलब क्या क्या आप जान सकते हो चीजें, आप नहीं बता पाओगे। तो इधर देखो बच्चे 2NH3 से N2+3H2, देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, यस मैम बैलेंस्ड है। इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया से मुझे 1 मॉलिक्यूल N2 मिल रहा है और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मिल रहा है। क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ मैम। ठीक है। क्या मैं अगर मोल्स की टर्म्स में बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 मोल अमोनिया से मुझे 1 मोल N2 मिल रहा है और 3 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। या मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एवोगैड्रो से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुझे 1 इंटू Na क्या मिल रहा है, N2 मिल रहा है, और 3 इंटू Na क्या मिल रहा है, मुझे H2 मिल रहा है। क्या ये मैं बात बोल सकती हूँ बच्चे? यस मैम। मान लो मैं यहाँ पे एसटीपी की कंडीशन बोल देती है, एट एसटीपी पे, तो आप ये बोल सकते थे कि 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया से मुझे 22.4 लीटर N2 मिल रहा है और 3 इंटू 22.4 लीटर मुझे H2 मिल रहा है एट एसटीपी पे, बोल सकती थी। तो यानी कि जो आप ये केमिकल इक्वेशन जो आपकी आगे स्टोकियोमेट्री वाला आएगा टॉपिक आएगा, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को अच्छे से देख के उससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। बहुत बहुत पेपर में आता है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो आपको कमांड रखनी है इस पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, फिर है आपकी स्टोकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा बस ये 3 ही टॉपिक हैं। कंसंट्रेशन टर्म तो जनरली हम वैसे सॉल्यूशन में कंसिडर करते हैं, बट इसमें भी हम करेंगे। बट मेन अगर मैं 11th का फर्स्ट चैप्टर बात करूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये देखो वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। यहाँ पे एक नया लॉ और बना दिया, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ पता है तुम लोगों को क्या बोलता है कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मान लो 22.4 लीटर तुम्हारा H2 है और 22.4 लीटर तुम्हारा I2 है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो हाँ या ना। तो वही एवोगैड्रो लॉ बोलता है। इसका सिंपल सस्ता पता क्या है रास्ता है, तुम बस ये याद रख लो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बस जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे अगर एवोगैड्रो लॉ से क्वेश्चन आ गया तो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, खत्म कहानी। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो, मोलर रेशियो निकालना हो तो निकाल देना, नंबर ऑफ मोल्स वही आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो, निकाल देना। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं अपना न्यू टॉपिक एटॉमिक मासेस। बच्चे एटॉमिक मास तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। मैंने बताया था ना कि वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, याद करो, बताया था। यस मैम बता दिया था ये हाँ, लेकिन मैंने कहा था कि क्लोरीन का तो 35.5 होता है, वो कब आएगा फ्रैक्शन में? अगर किसी का मास फ्रैक्शन में आ रहा है, जब हम उसका एवरेज लेते हैं। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप जो है देखे जाते हैं, एक तो 35 वाला बच्चों और एक 37 वाला आइसोटोप। हालांकि जो अबंडेंस होती है वो 35 वाले की नेचर में ज्यादा होती है और 37 वाले की कम होती है। तो अब आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हैं बच्चों? आप कैसे निकालते हैं? आइसोटोपिक मास और फर्स्ट एलिमेंट अगर दे रखा हो इनटू उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितना है, प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ सेकेंड इनटू उसकी परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दो या एवरेज एटॉमिक मास बोल दो, किसी का भी अगर निकालना। तो अगर मान लो आपको इसका निकालना हो तो कैसे निकालोगे बच्चे? आप लोगों को पता है 35 है, यहाँ पे ना इसको चेंज कर लो, जल्दी ये 75 और 25 के रेशियो में होता है। इनका रेशियो इतना है, यानी कि अबंडेंस कितने? 75% प्लस 37 इंटू 25% डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर? 35.5
आएगा। AM. हाँ, AMU लगा दो, U लगा दो, समझ गए। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात कर रहे थे इसलिए मैंने 2 लिया है। मान लो 3 आइसोटोप होते फिर मैं 3 लेती। समझ गए क्या किया मैंने? तो ये इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, फिर इससे रिलेटेड एक जेई में क्वेश्चन आया था वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। लिख लिया? यस मैम। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है इन्होंने 35.5। द रेशियो ऑफ 35 Cl to 37 Cl इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। समझ में आया क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये हमें दिया ही हुआ है, हाँ मैम. कैसे निकालेंगे? इसका आइसोटोपिक मास कितना है 35। देखो अगर हाँ। दोनों की परसेंटेज अबंडेंस देखूं तो दोनों की कितनी होगी 100%। तो मैं क्या कर लेती हूँ 35 Cl की परसेंटेज अबंडेंस x मान लेती हूँ, 37 की क्या मान लेती हूँ बच्चों? 100 minus X. तो 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 चलेगा? यस हाँ, मैम, मैम। तोड़ेगा 35.5। क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो? एक्स Yes, 100 माइनस एक्स निकाल लो, रेशियो निकाल लो और आपका आ जाएगा। हाँ या ना? कितना आएगा रेशियो एक बार मैम निकाल आंसर रेशियो में देना होता है ना इसका? आपसे रेशियो में पूछा हुआ है तो रेशियो में देना। ओके मैम. निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी। एक्स की वैल्यू निकाल दो बस आप लोग, कितनी आ रही है? मैम 3:1। मैम 3:1. एक्स की वैल्यू पूछ रही हूँ मैं बस। 75। 75% आ रही होगी तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 25। 25। रेशियो निकाल दो, ठीक है, हाँ मैम. हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास तो भाई आप लोगों को निकालने आता ही है, देखना एक बार। ये चलो स्लाइड में आ गया है, अच्छी बात है। C6H12O6 का निकालने आता है ना मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो तो पीछे U लगाना है या AMU लगाना है, अगर मोलर मास हो तो ग्राम लगाना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो हो जाएगा, निकालने आता है ना मॉलिक्यूलर मास किसी इसका, yes मैम। हाँ इसका भी मैम. निकाल लो। अपा HNO3 का निकाल लेते हैं, है ना। क्या करोगे 1 + 14 + 48 निकाल लेना इसका। ये मैंने करवाई दिया था आपको। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या है बच्चों ये देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। एम्पेरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो होता है ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है उसका जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे उस मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास H2O2 है बच्चे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? HO होगा। इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? OH होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ C6H6, इसका सिंपलेस्ट क्या होगा? CH होगा। हाँ, CH. ठीक है। अगर मान लो मैं C6H12O6 ले लेती हूँ तो इसका क्या होगा बच्चों? CH2O होगा। हाँ या ना? हाँ मैम. तो ये क्या है? ये क्या है? यही तो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ध्यान से पढ़ना आप डेफिनेशन को। Empirical formula of a compound is the formula written with the simplest ratio of the number of different atoms present in one molecule of compound as a subscript। दिख रहा है सबको? ये आपके क्या है? empirical formula है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है तुम्हारे? molecular formula। molecular formula में क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में। एक बात बताओ,
अगर मैं इसको 2 से, इसको 6 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों? हाँ मैम। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, n से मल्टीप्लाई करूं, तो वी गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ मैम। अच्छा, और मैं ये लिख सकती हूँ कि n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर मुझे मान लो n निकालना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, हाँ या ना? हाँ मैम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसको, इन दोनों फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिखिए बेटा, लिखो जल्दी। डन मैम। डन। डेफिनेशन क्लियर हो गई तो ये तो पक्का ही हो गया होगा, लिख लो एक बार जल्दी। चलो अब हम निकालते कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तो थ्योरी वाली बात हो गई। यहाँ पे कौन से दो फॉर्मूले हैं एक बार लिख लो बच्चों। n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर आता है, और दूसरा n क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। ओके, अभी हम क्वेश्चन करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा कैसे। वो जो स्टेप 1 स्टेप 2 है वो तो बुक में भी है, लेकिन हम उसको एग्जांपल करते हैं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपको आते भी होंगे। जैसे मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन इन्होंने दिया हुआ है 4.07% है, 24.27% कार्बन है, और 71.65% क्या है बच्चों, क्लोरीन है। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आया। मोलर मास दिया हुआ है इतना, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का क्या होता है तरीका, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करने हैं, एलिमेंट लिखने हैं बच्चे, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, उनकी परसेंटेज लिखनी है, 100 ग्राम में निकाल लो। ठीक है, ओके। उसके बाद इनका मास लिखना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, इसका 35.5 होता है बच्चों, हाँ या ना? हाँ मैम। एक तो 2 मैं करा दूंगी, बाकी आपसे सारे तरीके के हो जाएंगे। मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या होगा, 4.07 अपॉन में 1, और इसका क्या होगा 24.27 अपॉन में 12, और इसका होगा 71.65 बाय 35.5। तो अब जल्दी से तुम लोग एक काम करो, मेरे को इसको डिवाइड करके बता दो कितना आएगा। मैम 211। बेटा मैंने आंसर नहीं पूछा। 2.02 2.02। अब क्या करना है आपको, इसके सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। कर दूं? हाँ मैम। तो कितना आएगा यहाँ पे, 211। तो यानी कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, CH2C। अब आपको क्या दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है। क्या यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो? यस मैम। अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 98.96 डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको पता करना कितना है, इसका निकालना 49.5। ठीक है, 2 आ रहा है, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C2H4Cl2। क्लियर है? हाँ मैम। बढ़िया। चलो एक और कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो एक बार क्या दिया हुआ, कोई मॉलिक्यूलर मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 166 दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 57.8% आपका क्या है बच्चों, कार्बन है, 3.6% हाइड्रोजन है, और बाकी सारा ऑक्सीजन है बचा हुआ। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकाल लोगे, कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, ऑक्सीजन की क्या करोगे, 100 में से माइनस करके निकाल लोगे। हाँ मैम। ठीक है, देखो मैंने निकाल के भी दे रखी है, मास भी लिख रखा है। अब मोल्स कैसे निकालोगे, 57.8 बाय 12, 3.6 बाय 1 और 38.6 डिवाइड बाय 16। जल्दी से निकालना, इसको डिवाइड करके कितना आएगा। मैम कार्बन का आएगा 4.8 बाय 2.4, और हाइड्रोजन का आएगा 3.6 अपॉन 2.4,
और ऑक्सीजन का आएगा 2.4 इसका कितना आ रहा है? मैम इसका तो 4.8 और इसका 2.4 चलो आपको छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा, कर दो इसको हाँ 2.4 से, मैम इसको 2.4 से, इसको 2.4 से, तो ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 3 3 आ रहा है, और ये नहीं मैम ये 2 आएगा सॉरी नहीं 1.5 आना चाहिए इसको करने पे, तुमने कुछ गड़बड़ की है। हाँ 3.6 सर बाय 2.4, रुको मैं करती हूँ। यस हाँ मैम मैम 1.5 भी आएगा ठीक है 1.5 आ रहा होगा ये करने के बाद, और ये कितना आ रहा होगा 2, है ना? हाँ मैम अगर ये 2 आएगा 2 के आसपास। तो अभी क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में तो है नहीं ये, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। हाँ तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में तो है नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यही करना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाएगा बच्चों 4, ये आ जाएगा कितना 3, और ये आ जाएगा 1, तो यानी कि C4H3O2 क्या आ जाएगा इसका? हाँ 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 फिर वो अच्छा सॉरी, अब ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। हाँ मैम यस मैम। चलो आपको और क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना, वो भी निकाल सकते हो, आपके पास मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इजी था। यस मैम। चलो उसके बाद हम निकालते हैं, आज छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत हो गए है ना, अपन ने लो सीख लिए है ना, अपन ने एवरेज मास निकालना सीख लिया, अपन ने एम्पेरिकल फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, देखो ये तो सबको आता है, ठीक है सिंपल। इसको ना कैसे सीखना है आप लोगों को, जैसे आप अपने सब्जेक्ट के मार्क्स निकालते हो कि 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें आपके 80 मार्क्स आए, तो आप क्या करते थे, टोटल जितना है वो नीचे लाते हो, जितना आया उसको आप न्यूमरेटर में डालते हो। तो सेम अगर मान लो किसी का कोई आपके पास कंपाउंड है, उसमें मान लो नाइट्रोजन के लिए आपको उसका परसेंटेज निकालना, तो कैसे करोगे, ऊपर नाइट्रोजन का मास डिवाइड में जो टोटल जो मास है, मोलर मास है कंपाउंड का, वो डाल देना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। कर सकते हो मैम, एक काम करो आप ना एग्जाम्पल बताओ हमें, कब समझ में आएगा, ऐसे पल्ले नहीं पड़ता। देखो जैसे अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैसे होगा बच्चों, 1 बाय 1 करते हैं। पहले तुम एक काम करो, इसका मोलर मास निकाल दो मुझे, मैग्नीशियम सल्फेट का कितना होगा। मैग्नीशियम का 24 होता है ना, 32 और ये 48 सॉरी 64 120, ठीक है बस हो गया। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम का कैसे निकालूंगी मैं, कितना है मैग्नीशियम का मास, कितना होता है 24 बाय 24 बाय 120 into 100 कर देना। सल्फर का कैसे निकालोगे 32 बाय 120 into 100, ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का क्या निकालोगे 64 बाय 120 into 100, खत्म, निकाल दोगे। हाँ मैम चलो ऐसे ही एक नीचे वाला है, ये तुम कर लोगे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रोल। हाँ मैम निकाल लेंगे, बस कैसे मैम ये सी हाँ मैम जी हाँ ये जी, कॉपर और सल्फेट है, इसको भी अलग अलग से निकालना होगा। हाँ कॉपर का 63.5 प्लस सल्फर का 32 64 और 5 into 18 90। तो अब इसका आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, मेरे पास लिखा नहीं हुआ कितना है इसका, मेरे पास लिखा नहीं हुआ, निकाल लेना ठीक है। और परसेंटेज कैसे निकालोगे वाटर का, कितना है वाटर 90 डिवाइड बाय जो मोलर मास आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपका नीट में आया हुआ है और जेई में, दोनों में ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इन इतना इतना दिया हुआ है बाय वेट, इसका एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है, आपसे पूछा है देन आपसे पूछा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम क्या होगा। ये ऐसा हर क्लास में हाल होता है क्या, बाद में जाके जाके ऐसे बच्चे कम हो जाते हैं।
हाँ जी, मैम आपने अभी क्या बोला? क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? मैंने ये बोला कि आपको सिलेनियम की परसेंटेज दे रखी है कितनी, 0.5, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है सिलेनियम का 78.4। आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का। मैम अरे तो उनकी जगह पुट करके और फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएगा। हाँ, बस ये कर दो। परसेंटेज कितना है सिलेनियम का, लिख दो। कितना है बच्चों, 0.5। और इसका कितना है, मॉलिक्यूलर मास 78.4 सिलेनियम का, तो इसका निकल जाएगा पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का। एक्स मान लेती हूँ मैं इसको। तुम लोग इतना घबरा क्यों जाते हो ऐसे क्वेश्चन में भाई? क्या था इस क्वेश्चन में? नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। Yes, क्या ma'am. था इस Easy. Yes, Yeah, ma'am. सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको घबराना ही नहीं है। बस एक, अगर आपने ये पढ़ रखा है फॉर्मूला, तो ये तो बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद आता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। मैम ये क्या है? अभी फॉर्मूला लिखो, इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। वैसे मैंने इसको शायद समझाया था, नहीं आपके बैच में नहीं समझाया। देखो, अगर आप मान लो लैब में कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, ओके, तो लैब में कोई आप रिएक्शन करा रहे हो, A+B से C बना रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, A और B का फॉर्मूला होगा। तो आप देख लोगे उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के कि जब ये कंबाइन करेगा तो इतने ग्राम मेरा C बनना चाहिए। अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन है तो वो आपकी होगी थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और C बना रहे हो, तो आप देख रहे हो जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मास का क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो वो क्या होती है, एक्चुअल यील्ड। तो ध्यान रखना बच्चे, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। जब आप जितना आप सोचते हो कि यील्ड आनी चाहिए उतनी आती नहीं है, क्योंकि या तो आप ये लगा सकते हो कि कुछ आपकी इम्प्योरिटी आ गई होगी सैंपल में, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से जितनी यील्ड आनी चाहिए उतनी आती नहीं है। यील्ड बोले तो जैसे जो आप प्रोडक्ट बना लेते हो, अगर आप सपोज मैं ही आपको कह रही हूँ कि बेटा आपको ये सैंपल प्रिपेयर करना है, तो आप जब पूरा बना के उसका वे करने जाते हो तो वो आपकी यील्ड होती है, ठीक है जी। चलो मैम इसको निकालेंगे कैसे, ये बताओ आप। ये देखो, ये तुम्हारे पास एक रिएक्शन है। अगर मेरी बात मानोगे तो इस रिएक्शन को लर्न ही कर लो, आगे जाके काम आएगी बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl से क्या बना है, CaCl2 प्लस वाटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, इधर देखना एक बार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये किसी ने नहीं पढ़ी हुई चीजें। 1.12 gram of calcium oxide is reacted with excess of HCl and 1.85 calcium chloride is formed। मतलब वो कह रहे हैं कि जब 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया है HCl के साथ, तो आपका इतना ग्राम क्या मिला बच्चों, 1.85। आपको इसका परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो बच्चे ध्यान रखना, थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालते हैं, जो आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है ना, उसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं। तो आपको पता है 56 ग्राम होता है इसका मोलर मास, तो मुझे 56 ग्राम से 1 ग्राम क्या मिल रहा है, CaCl2 मिल रहा है, ठीक है। 56 ग्राम से 1 ग्राम CaCl2 मिल रहा है। और मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया था हमारी टीचर ने, 1.12। तो कितना मिलना चाहिए हमें, 2.22 ग्राम मिलना चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, 1.85। 1.85। ठीक है, तो यानी कि अगर परसेंटेज यील्ड निकालनी होगी तो एक्चुअल यील्ड कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कैसे निकालते हो, जो आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है आप देख लो, इससे इतना बना, जितना आपको दे रखा हो उसके लिए निकाल लेना कितना बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में बन कितना रहा था, 1.85, तो हमने इससे यील्ड निकाली, तो हमारी यील्ड कितनी आई है, 83.33%। क्लियर हो गया? हाँ मैम। ओके, ये वाला करें या तुम करोगे, देखना एक बार।
Calculate the mass of KCl that is produced from 1 mole of KClO3, which is your potassium chlorate. अब पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है बच्चों? KClO3 होता है. इसकी रिएक्शन ना परमानेंट ध्यान रख लो, फायदे में रहोगे. आपसे पूछा है मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस, कितना मास प्रोड्यूस होगा 1 मोल ऑफ KClO3 से. आपको परसेंटेज यील्ड बेटा इतनी दे रखी है, परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है. कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे यहाँ पे, एक्चुअल या थ्योरेटिकल यील्ड? मैम थ्योरेटिकल यील्ड तो क्या ही निकालेंगे, एक्चुअली निकालेंगे. थ्योरेटिकल तो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना. 1 मोल KClO3 से 1 मोल KCl मिल रहा है ना, यानी कि 39 प्लस करना, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बच्चों? 74.5. यानी कि 1 मोल KCl से हमें इतना मिलना चाहिए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी तुम्हारी थ्योरेटिकल यील्ड. एक्चुअल कहाँ से हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन से निकाली है ना. तो 80%. एक्चुअल हमें नहीं पता, थ्योरेटिकल पता है. क्या यहाँ से एक्चुअल यील्ड आ जाएगी तुम लोगों की? हाँ मैम. यस मैम. सिंपल. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे नोट से और अपने क्वेश्चंस लगाएंगे. मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसके करा दूं. उसके देखो, उसके बाद आता है नेक्स्ट छोटू सा टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी. ये वाले क्वेश्चन आपको अगर पता हो, 2023 में इससे क्वेश्चन आया परसेंटेज प्योरिटी से. ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? देखो बेसिकली अगर आपको मान लो आपके पास सैंपल है, इम्प्योर सैंपल है, और आपको ये जानना है कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है, तो कैसे निकालते हैं बच्चों? ये फॉर्मूला रहता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम केमिकल इक्वेशन. आपको केमिकल इक्वेशन दिया होगा, वहां से आप रिएक्टेंट के अमाउंट कैलकुलेट कर लो. एक्चुअल में लेके कितना चले थे वो ले लो. एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है. दूसरा परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे बच्चों? मास ऑफ प्योर कंपाउंड. प्योर कंपाउंड का मास कितना है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल या इम्प्योर कंपाउंड इनटू 100. ये दो फॉर्मूले आप लोगों को अपने जहन में याद रखने हैं, अब भूलना नहीं है जब तक नीट क्रैक ना कर लो. लिखो एक बार इन फॉर्मूलों को. सिंपल है, जैसे अपन ने वो परसेंटेज वाले निकाले वही तो है ये. प्योरिटी की परसेंटेज है तो प्योरिटी का मास, भैया प्योर का मास तो ऊपर आएगा ना, नीचे तो पूरा इम्प्योर सैंपल का आएगा. और ये भी बिल्कुल वही है. इसको एक बार लिखो, फिर एक क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों को. देख यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ध्यान से पढ़ना इसको मत देखो, आंसर को छोड़ दो इसको. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन kg that can be produced by heating 200 kg limestone that is 90% pure. यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 90% प्योर है. तो पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए. इससे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2. मैंने कहा ये फेमस रिएक्शन है, लर्न करो, एक पोटेशियम क्लोरेट वाली और एक ये वाली. ठीक है, अच्छा. अब यहाँ पे क्या है देखो, इसका मास कैलकुलेट कर लो, कितना होता है 100. तो मुझे 100 से कितना मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों? 56. मुझे कितना चाहिए कि 200 से कितना मिलेगा? लेकिन 200 भी किसका? इसका 90% प्योर है. मतलब 200 kg लाइमस्टोन है जो कि 90% प्योर है. तो मैं 200 का 90% निकाल लूं, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. परसेंटेज प्योरिटी आपको दे रखी है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर, वो कितना है 100, उससे निकल जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा. हाँ तो यानी कि 180 ग्राम में कितना मिलेगा आपको? निकाल लो इसको, 56/100 इंटू 180. यही पूछना चाह रहा है आपसे, कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने परसेंटेज प्योरिटी 90% प्योर डाल के ट्विस्ट डाल दिया. यानी कि जहाँ पे भी वो परसेंटेज प्योरिटी का ट्विस्ट डालेगा तो वहां पे अवेयर रहना है कि डायरेक्ट 200 पुट ना करना, पहले निकाल लो कितना प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट. मैम इसमें भी तो यूनिटरी मेथड ही यूज हो रहा है. हाँ, सारी जगह वही है भाई. ठीक है,
हो जाएगा? चलो यस हाँ मैम। मैम। इसके बाद ये तुम्हारे होमवर्क है, बहुत सारा होमवर्क दे दिया मैंने। इसका आंसर ये नहीं है बच्चों, इसका आंसर है ना 135 है, 135 पॉइंट समथिंग है, ऐसा चेक कर लेना एक बार। यूनिफाइड मास, ठीक है। ये आपका Okay, होमवर्क ma'am. रहेगा, कितने हैं 5-6 ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कुछ नीट के, और एक ये है आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का। हो जाएगा? यस मैम। आज के लिए Yes, बहुत ma'am. करवा दिया ना, एक बार फटाफट रिवाइज कर ले क्या क्या किया। चलो हाँ मैम करा दो। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। हम आए थे, हमने जो बच्चे स्टार्ट किया था वो किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। अपना जो फर्स्ट था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बहुत सिंपल सा था कि जो मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहता है इन ए क्लोज सिस्टम। फिर हमने न्यूमेरिकल करके इसको पक्का कर लिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन वही है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसका जो मोलर रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे उसका जो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन हो वो कुछ भी हो। इसका एग्जांपल हमने ये कर लिया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट था वो था हमारे लिए जो नया था 11th क्लास में, वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उन्होंने ये कहा था कि मान लो अगर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। सपोज एक उसने CO बना लिया, एक उसने CO2 बना लिया, तो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। और फिक्स मास किसका था, कार्बन का था 12-12 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन होंगे दोनों कंपाउंड के वो क्या करेंगे, बियर अ सिंपल रेशियो पोजेस करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद अपना था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये भी बहुत सिंपल था कि अगर दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करते हैं किसी तीसरे के फिक्स मास के साथ तो उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे उसके जैसा होगा, या तो वैसा होगा या उसके मल्टीपल में होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? ठीक है। हाँ मैम। उसके बाद हमने गैल्यूसिक लॉ किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फिर हमने देख लिया था केमिकल इक्वेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। उसके बाद हमने देख लिया था एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। आप दो बस ये कर लेना, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने परसेंटेज यील्ड देखा, फिर हमने देखा परसेंटेज प्योरिटी देखा। तो ये छोटी छोटी बातें आज हमने की हैं और सारी कंप्लीट कर ली। बस आप लोगों को अब क्या करने हैं, अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है। एनसीईआरटी में अगर इससे रिलेटेड